ये है थर्मोडायनेमिक्स का फिफ्थ लेक्चर और फोर्थ लेक्चर में हमने बात की थी किसी भी गैस के पार्टिकल के पास थ्री टाइप की मोशन पॉसिबल हो सकती है। गैस का पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, गैस पार्टिकल रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, गैस पार्टिकल हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है। मैंने कहा था ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई गैस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है या मोशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। दूसरा रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, जब मॉलिक्यूल रोटेट करे अपने ही किसी एक्सिस पर तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। तीसरा अपने पास वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन ध्यान रखना हमेशा बॉन्ड के अंदर होगी। जैसे H2O का एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि H2O में केवल और केवल वाइब्रेशन जो होता है वो बॉन्ड के अंदर होता है। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग के अंदर जैसे वाइब्रेशन होता है बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेशन हमारे पास किसमें होता है, बॉन्ड के अंदर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसको हमने U ट्रांसलेशनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। दूसरे नंबर पे रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल एनर्जी। और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। मैंने ये भी कहा था किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो उस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस उस मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी प्लस उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। मैंने कहा था ये जो फॉर्मूला है ओनली हम एट द हाई टेम्परेचर ही इसको अप्लाई करते हैं। एट द मॉडरेट टेम्परेचर हम वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है समझते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल के कोई भी मोशन में हो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक्सिस की आवश्यकता होती है। तो किसी मॉलिक्यूल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एक्सिस को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 इंटू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन ए गैस। हमने ये भी कहा था मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस में एक ही एटम होता है। इसी टाइप से डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 9 होगा। इसी टाइप से टेट्रा एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 12 होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, उस ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, हमेशा 3 होते हैं। कोई मॉलिक्यूल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा 3 एक्सिस की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसके बाद रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो हमारे पास इसमें 3 केस होते हैं। मोनो एटॉमिक गैस कभी भी रोटेशन नहीं करती तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 0 हो गए। इसके अलावा अगर कोई गैस लीनियर है, अगर कोई गैस लीनियर होती है तो उस कंडीशन में इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, हमेशा 2 होते हैं। लेकिन अगर कोई गैस नॉन लीनियर हो तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद वाइब्रेशनल मोशन की बात करें तो हमने कहा था टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3n। रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं, ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गए वो किसके हो जाएंगे, वाइब्रेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है,
एक मोनो एटॉमिक गैस ले लिया हमने हीलियम, ठीक है। आप कोई बोल दे इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे, इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3 × 1 = 3। अब ये बोल दे कि इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके वाइब्रेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, उसको कैसे डिफाइन करें। तो हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं। वाई रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके 0 होंगे। और वाइब्रेशन तो हमेशा किस में पाया जाता है, बॉन्ड के अंदर पाया जाता है। क्या मोनो एटॉमिक गैस में कभी बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस के वाइब्रेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने होंगे, हमारे पास 0 होंगे। इसी टाइप से किसी डायएटॉमिक गैस की बात करते हैं, डायएटॉमिक गैस में हमारे पास कौन आ जाए, H2 आ जाए। H2 की बात करें तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, हमारे पास 6 होंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, हमारे पास 6 होंगे। अब क्वेश्चन आए कि ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब क्वेश्चन आता है H2 कैसा मॉलिक्यूल है, तो H2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसके रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 2। और अगर हम बात करें कि वाइब्रेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो वाइब्रेशनल मोशन के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बच गए वही इसके होंगे। तो टोटल कितने, 6, 3 ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2, और वाइब्रेशनल मोशन के कितने बच गए, फिर 1 होगा, वो वाइब्रेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसी टाइप से हम ट्राइएटॉमिक गैस के लिए देख सकते हैं। कोई भी एक ट्राइएटॉमिक गैस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO2 गैस है, तो CO2 गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, ट्राइएटॉमिक गैस तो 3 × 3 कितने हो गए, 9 हो गए। इसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज कितने होते हैं, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, कितने भी एटॉमिक गैस क्यों ना हो, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल के लिए ऑलवेज कितने होंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इसके बाद अपने पास रोटेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो रोटेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। हम बात करते हैं CO2 की। CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर है कि नॉन लीनियर, बिल्कुल लीनियर मॉलिक्यूल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है, तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, और sp की शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। तो हम क्या कहेंगे, ये CO2 लीनियर है, और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 2 होते हैं। बच गए कितने, टोटल कितने थे, 9 थे, 3 to 5 हो गए, बच गए कितने, 4। तो वाइब्रेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, वाइब्रेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे अपने पास 4। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास किसी नॉन लीनियर गैस की बात करें। इसके बाद बात करेंगे एक नॉन लीनियर गैस की, जैसे SO3। SO3 क्या होती है, एक नॉन लीनियर गैस होती है। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसके प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, नॉन लीनियर होगी। अब स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, पहले तो ये बात करते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होंगे इसके अंदर 12। इसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने होंगे, 3। रोटेशनल मोशन नॉन लीनियर है, तो रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे अपने पास, 3। इसके बाद आता है अपने पास वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, बच गए कितने, 3 3 6, बच गए 6। तो हमारे पास क्या हुआ, वाइब्रेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, 6 हो गए। ठीक है, अब हम सीखेंगे किसी गैस के लिए Cv, Cp और गामा की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो हम बात करें यहां पर किसी गैस के लिए Cv, Cp और गामा की वैल्यू को फाइंड करना। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हीलियम
गैस का। हीलियम गैस के अंदर सबसे पहले बात करें तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास कितना, 3। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसमें 3। रोटेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब रोटेशनल मोशन होती नहीं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसमें 0। इसी टाइप से वाइब्रेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसके अंदर 0। अब इसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन प्रेजेंट है, तो हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। और ट्रांसलेशनल एनर्जी का एक एक्सिस में या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 nRT। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रांसलेशनल एनर्जी की जो वैल्यू होगी या टोटल ट्रांसलेशनल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 3/2 nRT। समझ में आ रही बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। किसी मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस उसकी रोटेशनल एनर्जी प्लस उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। हमें पता है कि यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया उसमें ना तो रोटेशनल मोशन होता है ना ही उसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है, तो इनकी एनर्जी का सम कितना हो गया, इन दोनों की एनर्जी का सम कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इंटरनल एनर्जी है उस इंटरनल एनर्जी की टोटल जो वैल्यू होगी वो ट्रांसलेशनल एनर्जी के इक्वल आएगी, और ये कितना होता है 3/2 nRT। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 3/2 nRT। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें T के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से T हट जाएगा और वैल्यू क्या होगी 3/2 nR। इस n को इधर लेके आए तो इसकी वैल्यू में क्या फर्क होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n del of u upon del of t at constant v, और ये कितना होगा 3/2r के इक्वल होगा। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, वो CV के इक्वल होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास CV इज इक्वल टू 3/2 r होता है। CV क्या होगा यहाँ पे 3/2 r के इक्वल होगा। Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू होता है R एक मोल के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू क्या होगा R प्लस CV, और इसको हम Cp की वैल्यू, CV की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5/2 R के इक्वल आएगी। तो हमने यहाँ पर Cp और Cv की वैल्यू को निकालना सीखा, और हमें ये भी पता है कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू हमारे पास होता है Cp अपॉन Cv, और गामा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 5/3 R के इक्वल आएगा। एट द मॉडरेट टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5/2, Cp की वैल्यू होगी 5/2 R, Cv की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3/2 R, और गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5/3 R। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए Cp, Cv और गामा की वैल्यू को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो हाइड्रोजन के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे हमारे पास कितने 6। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है उसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3, रोटेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे इसमें 2, और वाइब्रेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं इसमें 1 होते हैं।
हमने ये पढ़ रखा है कि ट्रांसलेशनल एनर्जी का एक डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 nRT। रोटेशनल मोशन का एक डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 nRT। और वाइब्रेशनल मोशन का एक डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना होता है nRT के इक्वल होता है। तो यहां पर मुझे बता दो टोटल इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 nRT, क्योंकि यहाँ पे कितने डायरेक्शन हमारे पास 3 डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3/2 nRT। ये बता दो रोटेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 3 डायरेक्शन में है कि 2 डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन में रोटेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2 × 1/2 nRT। एक डायरेक्शन में होता है 1/2 nRT, तो इसका 2 डायरेक्शन में कितना होगा nRT के इक्वल होगा। उसी टाइप से वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास nRT के इक्वल होगा। और ये एक ही डायरेक्शन में है तो इसको हम nRT डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। टोटल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होती है U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल एट द मॉडरेट टेम्परेचर। अगर मैं एट द हाई टेम्परेचर की बात करूं तो वाइब्रेशनल को और ऐड कर देना। अभी हम मॉडरेट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 nRT प्लस nRT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास 5/2 nRT। यहां पर हम क्या कर दें U का डिफरेंशिएशन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में U का डिफरेंशिएशन कर दें हम T के रिस्पेक्ट में और V को कांस्टेंट मानते हुए, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 5/2 nR के इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। n को इधर लेके आ जाए तो वही हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 1/n del of U अपॉन del of T एट कांस्टेंट V, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 R के इक्वल आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं CV, तो CV की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी 5/2 R निकल के आएगी। और हमें पता है ये मिटा दूं यहां से मैं, छोटा बोर्ड बड़ी परेशानी। हम क्या बोल सकते हैं CP माइनस CV फॉर आइडियल गैस। CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R होता है। CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R माइनस CV के इक्वल हो जाता है। R प्लस CV सॉरी CP इज इक्वल टू हो गया R प्लस CV। टोटल यहाँ पर हमारे पास CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 R के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से तुम गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/5। ये है गामा की वैल्यू। अगर एट द हाई टेम्परेचर की बात करते तो यहाँ पर हम एक nRT और ऐड कर देते, यानी U वाइब्रेशनल को और ऐड कर देते। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं ट्राई एटॉमिक। तो अब हम बात करते हैं किसी ट्राई एटॉमिक गैस के लिए CV, CP और गामा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ट्राई एटॉमिक गैस जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने CO2। तो मुझे बताओ इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होंगे इसके अंदर कितने 9 होंगे क्या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए इसमें 3 हो गए। रोटेशनल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, लीनियर है तो 2 हो जाएंगे। और वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए हमारे पास, वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए हमारे पास 4। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब मुझे तो टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 nRT। टोटल रोटेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास nRT। और टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे पास आएगी यहाँ पर 4 nRT के इक्वल। अगर इसको हम एट द हाई टेम्परेचर निकालें तो टोटल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3/2 nRT प्लस nRT प्लस 4 nRT, इसके इक्वल आएगी। अब हम अगर बात करें इसको सबको ऐड करें तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 nRT 5 प्लस 14
इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास निकल के आएगी 13/2 nRT के इक्वल इसकी इंटरनल एनर्जी निकल के आएगी। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में v को कांस्टेंट मानते हुए, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी 13/2 r nr के इक्वल आएगी। और यहाँ पर अगर n को इधर लेके आए तो वही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी del of u upon del of t at constant v, और ये आ गए हमारे पास यहाँ पर n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/2 nr, और 13/2 r के इक्वल आएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, cv कहते हैं। इसी हिसाब से तुम cp की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फिर उसके बाद गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एट द हाई टेम्परेचर आई है। अगर हम एट द मॉडरेट टेम्परेचर लेते तो इससे हम काउंट नहीं करते। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हाई टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है तो उस वक्त हम मॉडरेट टेम्परेचर मानते हुए ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।